आज हम लोग बात करेंगे क्रियाकाल के बारे में। पहले जानते हैं कि क्रियाकाल होता क्या है। दो शब्द है यहाँ पर, एक क्या है क्रिया और दूसरा क्या है काल। क्रिया का मतलब होता है चिकित्सा और काल का मतलब होता है अवसर। काल का मतलब क्या है, अवसर होता है। यानी कि इन दोनों को मिलाकर क्या शब्द बनेगा, चिकित्सा का अवसर। चिकित्सा का अवसर, उसे ही आयुर्वेद में क्रियाकाल कहा जाता है। जैसे सपोज करें कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए, तो हार्ट अटैक में कितनी ब्लॉकेज है कैपिलरी में, कोरोनरी आर्टरी में, उस पे डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन हार्ट अटैक आया और उसे ही तुरंत जीभ के नीचे सॉर्बिटेट की गोली अगर रख दी जाए, तो उसकी जो ब्लॉक कैपिलरी है वो थोड़ी सी फैल जाएगी। तो एक थोड़ा सा समय उसे मिल जाएगा कि वो बड़े सेंटर पे जाके अपना तुरंत ऑपरेशन करवा सके, शंट पड़वा सके। तो यही होता है चिकित्सा का अवसर, जिसको सुश्रुत जी ने वर्णन किया है। छह भेद होते हैं क्रियाकाल के। संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्तावस्था और भेदावस्था। संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्तावस्था और भेदावस्था, ये छह जो होते हैं ये क्रियाकाल कहलाते हैं। अब इसमें इसको समझते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, कि संचय अवस्था में क्या होता है, प्रकोप अवस्था में क्या होता है, प्रसर में क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है, संचय अवस्था। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि संचय करना है। संचय मतलब इकट्ठा होगा, तो उसे आयुर्वेद में कहा जाता है संचय अवस्था। तो अपने स्थान पर दोष की वृद्धि होना। अपने स्थान पर दोषों की वृद्धि होना क्या कहलाता है, संचय कहलाता है। अब ये जो संचय हो गया है दोस्त, जिसे सपोज करें कि इस समय वर्षा ऋतु चल रही है। वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, लेकिन किसी भी चीज का प्रकोप डायरेक्ट नहीं होता है। सबसे पहले उसका संचय होना आवश्यक है। जैसे मैं कहूं कि बाढ़ आ जाए, तो बाढ़ आने पर बाढ़ ऐसे थोड़े आ जाएगी, पहले पानी बरसेगा, फिर उस तालाब या नदी में पानी का लेवल बढ़ना शुरू होगा। लेवल बढ़ते बढ़ते इतना लेवल बढ़ जाएगा कि वो पानी बाहर की तरफ आने लगेगा, गांव में भर जाएगा, तब बाढ़ की स्थिति आएगी। तो वही अपने शरीर में भी दोषों की स्थिति होती है। पहले दोष संचित होते हैं, उसके बाद में संचित मतलब अपने स्थान पर दोष बढ़ेंगे, फिर दोष
प्रकोप अवस्था में जाएंगे और फिर प्रसार अवस्था में जाएंगे। तो दोष जो संचित हो रहे हैं, तो दोष आपको पता है ये 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, वात पित्त और कफ। तो संचय जब होगा इनका तो लक्षण क्या होंगे? तो वात अगर संचय होगा तो स्तब्ध, पूर्ण, कोष्ठया, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, वात के संचय से। स्तब्ध का मतलब क्या है कि जो कोष्ठ मतलब पेट है उसमें हवा इतनी प्रकोपित हो गई है कि उसके पेट में एकदम जकड़ाहट हो गई है, स्तब्ध हो गया है। जैसे कई बार देखिए जब किसी को गैस बन जाती है तो ऐसा लगता है पेट उसका टन गया है, फट जाएगा, तो वही है स्तब्ध पूर्ण कोष्ठया। अगर किसी के शरीर में पित्त का संचय हो रहा है तो उसके शरीर में थोड़ी सी पीलापन दिखाई पड़ेगा, पीत अवभासता, उसको थोड़ा सा पीलापन दिखाई पड़ेगा उसके शरीर में। जब कफ संचय होगा तो शरीर में अग्नि मंदता, यानी कि डाइजेशन उसका थोड़ा सा स्लो हो जाएगा और शरीर में गुरुता, भारीपन शरीर में लगेगा, उसको आलस से जैसा लगेगा। ऐसी अवस्था जब हो जाएगी संचय अवस्था, तो यहाँ पर जो क्षय के कारण है, क्षय के कारणों से विद्वेष हो जाएगा, यानी कि खाने की इच्छा नहीं करेगा। कैसे विद्वेष हो जाता है? जैसे वो एग्जाम्पल अगर समझे, मधुर रस, मधुर रस यानी कि कोई अगर मीठा खा रहा है तो मधुर रस खाने से कफ जो होता है ये थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है और संचित हो जाता है। फिर जब कफ का संचय हो जाएगा तो उसको मीठा खाने का मन नहीं करेगा, मीठा खाने का मन नहीं करेगा। ऐसे आप लोग भी फील भी कर सकते हैं कि कई बार आप लोग खूब ज्यादा मिठाई ये सब खा लेते हैं। अभी जैसे रक्षाबंधन आएगा तो खूब मीठा खाएंगे सब लोग, तो मीठा से एकदम मन भर जाता है कि यार अब मिठाई कोई ना दे, यानी कि उसके अंदर कफ संचित हो गया मीठा खाते खाते, इसलिए अब मिठाई और ना दो, नहीं तो फिर कफ प्रकोपित हो जाएगा और उसके अंदर कफज रोग हो जाएंगे। तो ये है संचय अवस्था। दूसरी अवस्था है प्रकोप अवस्था। प्रकोपावस्था, प्रकोप अवस्था जो होती होती है उसमें दोष जो संचित हो चुका है वो संचित दोष थोड़ा सा और अपने आप को बढ़ा लेगा, अपने आप को बढ़ाते बढ़ाते एकदम बाहर की तरफ निकलना चाहेगा। जिस स्थान में दोष रहता है तो वो कहलाता है प्रकोप अवस्था। और यहाँ पर एक शब्द थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, शब्द है कोप उन्मार्गामी। कोपस्तु उन्मार्गामी, इसको थोड़ा सा अलग करके देखें। कोप का मतलब होता है प्रकोप, उसके बाद में उन्मार्गामी, उन्मार्ग का मतलब होता है दूसरे मार्ग में जाने के लिए प्रेरित होना। जैसे अभी मैंने बाढ़ का एग्जांपल बताया था कि बाढ़ में जब नदी के लेवल में एकदम पानी ऊपर आ जाएगा तो वो पानी जो है
वो नदी से बाहर जाने के लिए एकदम प्रेरित होने लगता है, तो उसे ही कहते हैं उन्मार्गामी। तो प्रकोप अवस्था में क्या होगा कि दोष जो होंगे वो संचय अवस्था से बढ़कर दूसरे मार्ग में जाने के लिए प्रेरित हो जाता है, तो उसे हम प्रकोप अवस्था कहते हैं। ऐसे में लक्षण क्या क्या होंगे प्रकोप अवस्था में? तो कोष्ठ तोद, कोष्ठ तोद, कोष्ठ मतलब पेट में, तोद मतलब सुई चुभोने जैसी पीड़ा। सुई चुभोने जैसी पीड़ा। फिर उसके बाद में है वात का संचार होना। वात का संचार, संचार मतलब पेट में हवा इधर उधर रहेगी। तो ये जो लक्षण है ये वात के कारण से। पित्त प्रकोप के लक्षण क्या होंगे? हाइपर एसिडिटी, अम्ल उद्गार, अम्ल उद्गार यानी कि पेट में एसिड जो है, उद्गार का मतलब होता है डकार आना। तो पेट में एसिड जैसी डकार आएगी, उसको प्यास बहुत लगेगी क्योंकि तो प्यास बहुत लगेगी। परिदाह, परिदाह मतलब पूरे शरीर में उसके बर्निंग सेंसेशन होगा। और कफ प्रकोप की जो लक्षण है वो अन्न द्वेष यानी कि खाने की इच्छा न करना, अन्न द्वेष, और हरलास, हरलास का मतलब होता है नाउजिया। ये लक्षण वहां पर होंगे। नेक्स्ट, परिदाह, परिदाह क्या परिदाह का होता मतलब शरीर में जल पूरा दाह जैसे होगा। जैसे कई बार ना टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाता है तो एकदम दाह जैसे पूरे शरीर में लगता है, तो उसे परिदाह कहते हैं। नंबर 3 है प्रसर। तेज पढ़ा रहा हूँ क्या, थोड़ा स्लो पढ़ाऊं क्या? क्यों बच्चों? है? सर वो आवाज नहीं आई थी थोड़ी क्लियर। अच्छा, नहीं अगर लगे कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो फिर टोक देना, आराम से ही पढ़ाऊंगा, हर एक वर्ड का मतलब समझते हुए। नेक्स्ट है प्रसर। प्रसर का मतलब आप सभी को पता है, प्रसर का मतलब होता है फैलना। तृतीय क्रियाकाल है प्रसर, और प्रसर का मतलब होता है फैलना। तो फैलने का मतलब क्या है? इसमें दोष अपने स्थान से निकलकर दूसरे स्थान में जाते हैं। दोष अपने स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो प्रसर है। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है सारंगधर जी का। इन्होंने बताया कि फम पंगु, पित्तम पंगु, और पंगवो मल धातुनाम वायुना यत्र गच्छति तत्र वर्षन्ति मेघवत। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, बहुत आसान भी है। पंगु का मतलब आप जान लीजिए कि पंगु मतलब होता है लंगड़ा। पंगु का लंगड़ा है, तो इस श्लोक का आसानी से मतलब समझ में आ जाएगा। अंदर जी क्या कहते हैं कि कफम पंगु पित्तम पंगु। तो कफ, पित्त
और मल और धातुएं सब क्या हैं? लंगड़े हैं। आप बताइए कि जब कोई लंगड़ा होगा तो क्या वो दोनों पैर का लंगड़ा है तो बिना सहारे के वो कहीं जाएगा? नहीं जा पाएगा। तो कफम पंगु, पित्तम पंगु यानी कि कफ, पित्त और मल और धातु ये सब क्या है? लंगड़े हैं। तो ये कहीं नहीं जा सकते, अपने स्थान पे रखे रहेंगे। लेकिन वात्र गच्छन्ति, परंतु वायु जब प्रकोप हो जाती है, वायु जब प्रकोपित हो जाती है तो वह इन दोषों को, इन यानी कि इन दोष मतलब कफ और पित्त को, मल को और धातुओं को इधर उधर ले जाता है, इधर उधर ले जाता है। जिस प्रकार से जिस प्रकार जल से भरे बादल, वायु जहां वहां बरसते हैं। तो लास्ट वाला क्या लिखा है? यत्र गच्छन् तत्र वर्षति मेघवत, यानी कि वायु जो है बादल को जहां पर ले जाता है, जैसे इस समय बारिश हो रही है तो हवा बादल को जहां जहां बहा के ले जाएगा, वहां वहां क्या होगा? जहां पर वायु रुक जाएगी वहीं पर बारिश होने लगती है। तो उसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर वायु जब प्रकोपित होती है तो वात पित्त कफ को ले जाती है, और जहां वायु की गति कम हो जाती है वहीं पर वो छोड़ देती है वात पित्त कफ को। पित्त और कफ जो होते हैं वहीं रुक जाते हैं, फिर वहां पर वो रोग उत्पन्न करते हैं। तो प्रसर अवस्था में मुख्य रूप से दोष कौन सा हो गया? वात दोष हो गया। प्रसर अवस्था के भी लक्षण लिख लें। प्रसर अवस्था के लक्षण लिख लें। वात जब इधर उधर जाती है तो उसके लक्षण क्या होंगे? वात विमार्ग गमन, विमार्ग गमन और आटोप, आटोप मतलब पेट फूलना। जैसे कई बार देखिए अगर पेट में बहुत सारी गैस बन जाए और गैस किसी की खुल नहीं रही है तो पेट जब बजाएगा तो ढोलक के जैसे बजता है, तो वही आटोप है। विमार्ग गमन का मतलब होता है अपने मार्ग से दूसरे मार्ग में वायु चली जाएगी, तो विमार्ग गमन। और पित्त के कारण से, पित्त के कारण से उसको ओस, चोस, ओस और चोस का मतलब होता है कि चूसने जैसे। जैसे कहीं पर अगर आप जल जाइए, जलने पर क्या होगा? ऐसा लग रहा है कोई मतलब चूस के जो है एकदम नोचे डाल रहा है। तो वही ओस और चोस का मतलब होता है। चोस मतलब चूसने जैसी पीड़ा होना, ओस में दहन जलन जैसी पीड़ा होना। तो ओस मतलब जलन जैसी पीड़ा, चोस मतलब चूसने जैसी पीड़ा। इसके अलावा परिदाह, पूरे शरीर में दाह का होना, और धूमायन, धूमायन, धूम आयन का वर्ड है। अयन और धूम, अयन का मतलब होता है मुख, तो मुख से धुएं के समान निकलना, मुख से धुएं के समान होता है धूमायन। और कफ के जो लक्षण होंगे वो अरुचि, अरुचि का मतलब होता है एनोरेक्सिया, भूख न लगना। आविपाक,
अविपाक का मतलब होता है इनडाइजेशन, यानी कि भोजन का ना पचना। अंग मतलब ऑर्गन, साध मतलब शिथिल, तो शरीर जो है पूरा ढीला ढीला सा लगना, साध। और सर्दी, सर्दी मतलब वोमिटिंग। तो ये सारे लक्षण आपको प्रसर अवस्था में होते हैं। अब हम थोड़ा इसको आपको समझाते हैं, तीनों अवस्था को कि अब देखिए, संचय, प्रकोप और प्रसर, ये तीनों अवस्थाएं जो है एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि इसको कैसे आसानी से समझा जा सकता है। जैसे एक बाल्टी है आपके पास में, उस बाल्टी में थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ बाल्टी में, तो ये दोष की सामान्य अवस्था है, दोष की सामान्य अवस्था। इतनी मात्रा में दोष बैठे हुए हैं। लेकिन सपोज करिए कि पानी जो है थोड़ा सा, तो पानी और भर जाएगा। तो क्या हुआ, पानी और भर गया। पानी जो है इतना भर गया यहाँ तक ऊपर। अब इतना पानी भर गया है कि अगर पानी, अगर इस पानी बाहर की तरफ आने लगेगा, तो ये कहलाता है प्रकोप अवस्था। क्या कहलाता है, प्रकोप अवस्था। प्रकोप अवस्था क्या हुआ कि अगर एक बूंद भी पानी और डाल दिया गया, बाहर निकलने लगेगा। और पीछे भी हम लोग प्रकोप अवस्था में क्या पढ़ रहे हैं, कोप उन्मार्गामिता, यानी कि इतना ज्यादा उन्मार्ग, यानी कि दूसरे मार्ग में दोष पहुंचने के लिए प्रेरित हो रहा है, वही कहलाता है प्रकोप। सपोर्ट करें कि इसमें पानी और आपने खोल, पानी और खुल जाएगा, तो ये क्या होगा, इस तरफ से पानी बहने लगेगा। तो जब बाहर की तरफ निकल जाए, तो यही है प्रसर अवस्था। या आराम से पानी बैठ जाएगा। तो ये संचय, प्रकोप और चौथी आते हैं स्थान संश्रय। बहुत इंपॉर्टेंट है स्थान संश्रय। अगर क्वेश्चन, स्थान संश्रय अवस्था से, स्थान अवस्था में कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अपथ्य सेवन। अपथ्य, अब आप लोग जानते होंगे कि जो आपके शरीर के लिए अच्छा ना हो, सेवन के से क्या होगा, खा वैगुण्य होगा। आपत्ति से क्या होगा, खा। खा का मतलब क्या होता है, खाली स्थान, खाली स्थान। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को कि खा वैगुण्य क्या होता है। जैसे आप लोगों ने अभी रिसेंट में सभी बच्चे जो है कोरोना काल देखा, कोरोना वायरस। लेकिन सोचिए कि इंडिया की 130-135 करोड़ की जनसंख्या में अगर पूरे इंडिया में कैलकुलेट किया गया होगा, तो 1 करोड़ लोगों की भी डेथ कोरोना से हुई। आप लोग भी बाहर जाते रहे होंगे और सभी बच्चे, तो कोरोना की चपेट में वातावरण में घूम रहा है। लेकिन कोरोना सबके आ गया, लेकिन मरे नहीं सब लोग, और ना सभी लोगों को बीमारी हुई, केवल कुछ ही लोगों को क्यों हुई। तो आया अच्छा वर्णन है स्थान संचय के रूप में।
देखो हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कोरोना आया, कोरोना में वातावरण में बहुत सारे कोरोना के वायरस फैले हुए थे, लेकिन कोरोना बहुत सारे लोगों को हुआ और उनको पता भी नहीं चला। बहुत सारे लोग कोरोना में बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गए और बहुत सारे लोगों को तो कोरोना हल्के-फुल्के लक्षण दिया। तो इसका क्या कारण है? इसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा वर्णन है, स्थान संशय, खाली स्थान की विगुणता। देखिए खाली स्थान की जो विगुणता है क्या है? जैसे ये आपके सेल हैं। ये आपके एग्जाम में भले ही ना पूछा जाए, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ताकि आप लोग भी आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, तो कहीं पर जो है कोई चर्चा होने लगे, तो आप लोग गँवार जैसे ना लगें। आयुर्वेद के नर्स हैं तो क्या हुआ? ज्ञान तो होना ही चाहिए ना, कि अपनी बातों को आप वहाँ पर समझा सकें। ये क्या है? ये मान चलिए टिश्यू है। ये टिश्यू है। देखिए हर एक टिश्यू, ये जो सेल है, इन सेल्स के बीच में खाली स्थान आपको दिख रहा होगा। खाली स्थान में कुछ न कुछ जो है ईसीएम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भरा होता है। ये इस तरह भरा होता है। यही जो खाली स्थान होता है, इसे आयुर्वेद में कहते हैं खा, क्या कहते हैं? खा गुण। खा गुण कहते हैं। ये खा गुण कहते हैं, यानी कि खाली स्थान। और किसी भी सेल के बीच में खाली स्थान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ईसीएफ होता है, वो ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। जैसे ये कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति अपथ्य सेवन करे, ये व्यक्ति अपथ्य सेवन करे। अपथ्य सेवन का मतलब क्या हुआ कि अपथ्य सेवन केवल खाने से नहीं होता है। अपथ्य सेवन का मतलब होता है कि वो मेंटल रूप से भी परेशान हो। जैसे बहुत ज्यादा उसको दुख हो, बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेस हो। जैसे आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है, अभी बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर ही नहीं हो पा रहे हैं मेंटली, वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। उनको लगता है कि पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत समय है। और जब फॉर्म भर जाएगा, फॉर्म आ जाएगा, फिर उनको टेंशन शुरू होगी। फिर उनको 4-4 बार पॉटी जाना पड़ जाएगा कि अरे भैया एग्जाम आने वाला है। पहले से नहीं, अभी बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। तो वो भी अपथ्य सेवन है। तो इन कंडीशंस में जो आपके ये जो सेल हैं, जिनकी आपस में कंपैक्टिबिलिटी अच्छी है, जो एक दूसरे से अच्छे अटैच हैं, वो इस प्रकार से हो जाएंगे। यानी कि सेल के बीच में आप लोग देख रहे होंगे कि जो सेल है, इन सेल के बीच में खाली स्थान थोड़ा सा बढ़ गया, विगुणता हो गई। इससे ही ये जो खाली स्थान इनके बीच में बढ़ जाता है, या यूं कहें इनके बीच में कुछ फ्लूइड एक्युमुलेशन ज्यादा हो जाता है, वो बढ़ गया। और इसे ही आयुर्वेद में क्या कहते हैं? खा वैगुण्य कहते हैं, यानी कि यहाँ पर खाली स्थान बढ़ गया। अब सोचो आपके शरीर के अंदर कोई वायरस आया या बैक्टीरिया आया या फंगस आया, कुछ भी आया, तो उसको ग्रो करने के लिए, उसको अपना बढ़िया से रहने के लिए, देखिए जगह मिली हुई है, तो इसके रहने के लिए क्या है? स्थान है। खा वैगुण्य के कारण ही दोष प्रकोपित हो जाते हैं। और दोष जब प्रकोपित होते हैं तो आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है ना? तो खा वैगुण आपको समझ में आया कि खा वैगुण क्या होता है? कि जो शरीर के सेल हैं, उनके बीच का स्थान बढ़ जाता है और उसमें कोई बाहर की चीज आकर आसानी से अपना घर बना लेता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझें, अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है,
और ये डायबिटीज का जो मरीज है, इसमें क्या होगा, शुगर का जो लेवल है वो बढ़ा होगा। और शुगर क्या है, ये किसी भी प्रकार के जो बैक्टीरिया है, वायरस है, इनके ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन का काम करेगा। आसानी से भाई कोई व्यक्ति जो है बलवान कब होगा, जब उसको खाना अच्छा मिलेगा। तो ये जैसे अपथ्य सेवन का मतलब ये हुआ कि डायबिटीज का मरीज खूब मिठाई खाए तो उसके शुगर बढ़ जाएगा, यानी कि उसके जो खाली स्थान है उसमें शुगर बढ़ गया, फिर उसमें बैक्टीरिया वायरस आसानी से ग्रो कर सकते हैं और उस व्यक्ति को बीमारी कभी ठीक है नहीं होगी जब तक ये खा वह गुण सही नहीं होता है। तो स्थान संश्रय अवस्था में हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर खा वह गुण हुआ, खा वह गुण होने के बाद में खाली स्थान बना और इसमें दोष और दूध से समूर्छना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोष दूध से समूर्छना। दोष तो आप जानते हैं, दूध से किसे कहते हैं, धातु को कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि दूध से किसे कहते हैं, तो धातुओं को दूध से कहा जाता है। जो खाली स्थान बना था, जैसे ये मानिए खाली स्थान है और इसमें कोई धातु इस तरह रहती है, यहाँ पर कोई धातु है और इस धातु में यहाँ पर कोई दोष आ जाए, जैसे कफ दोष बढ़ जाए यहाँ पर, तो कफ दोष जैसे बढ़ गया तो इस धातु को क्या करेगा, दुष्ट कर देगा। धातु को प्रकोपित दोष दूषित करता है और यही क्या कहलाता है, दोष दूष से समोचना कहलाता है। समझ में आ गई बात कि जब प्रकोपित दोष किसी धातु को दूषित कर देता है तो ये कंडीशन कहलाती है दोष दूष समूर्छना। और इस दोष दूष समूर्छना के फलस्वरूप पूर्व रूप की उत्पत्ति होती है। पूर्व रूप की उत्पत्ति पूर्व मतलब क्या होता है, पहले से सिम्टम आ जाए, जैसे बुखार आने वाला हो किसी को बुखार आने वाला होता है तो उसके पहले आप लोग देखते हैं बहुत शरीर जो एकदम टूटता है, कोई काम खाना खाने का मन नहीं करता है, कोई काम ऐसा लगता है एकदम आलस जैसा आ रहा है, तो यानी कि उसको ये बता रहे हैं लक्षण कि कल तुमको बुखार आ जाएगा। तो वही चीज आयुर्वेद में पूर्व रूप के रूप में वर्णित है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो यहाँ पर जो चतुर्थ क्रियाकाल है वहां पर तीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला हावैगुण की उत्पत्ति, दूसरा दोष दूर समूर्छना और तीसरा पॉइंट क्या है, पूर्व रूप की उत्पत्ति। बस यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तावस्था। व्यक्तावस्था, व्यक्ता अवस्था जैसे कि इसका नाम है व्यक्त, व्यक्त का मतलब है इस अवस्था में व्याधि के लक्षण या जो रूप होते हैं प्रकट हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सिम्टम्स। तो व्यक्तावस्था में क्या होते हैं, सिम्टम होते हैं, जैसे किसी को फीवर आया तो शरीर में तापमान का बढ़ जाना। छठी क्रियाकाल होती है भेदावस्था। भेदावस्था का मतलब होता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन इसका क्या मतलब है कि व्याधि की चिकित्सा न करने पर उपद्रव हो जाना।
उपद्रव का मतलब होता है कॉम्प्लिकेशन, उपद्रव हो जाना। जैसे अगर किसी को डायबिटीज है, मधुमेह, अगर उसको डायबिटीज है तो अगर इसकी चिकित्सा ना की जाए, चिकित्सा ना करने पर क्या होगा, लंबे समय तक उसका शुगर बढ़ा हुआ है तो उस कारण से उसको मायोपैथी, मायो का मतलब होता है मसल, पैथी का मतलब मरना, तो उसकी मसल बहुत वीक हो जाती है। न्यूरोपैथी, न्यूरो मतलब उसके न्यूरॉन्स खराब होने लगते हैं। किडनी फेल्योर, किडनी खराब होने लगती है, उसकी आंखें खराब होने लगती है, कैटरेक्ट हो जाता है, उसका हार्ट, हाई ब्लड शुगर से उसका हार्ट खराब होने लगता है। तो ये क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशन है, उपद्रव है, और ये सब भेदावस्था के अंतर्गत आते हैं। तो षड क्रिया काल में 6 अवस्थाएं होती हैं। एक यहीं पर लिख लें, एक वर्ड होता है निदान पंचक। निदान पंचक, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपसय और संप्राप्ति। निदान पंचक का मतलब होता है जब कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी के 5 कारण क्या है, वो बीमारी किस तरह से उत्पन्न होगी। तो निदान का मतलब होता है कॉजेस, या इसको हम कहते हैं इटियोलॉजी, कॉजेस या इटियोलॉजी बोलते हैं। पूर्व रूप का मतलब होता है प्रोडर्मल साइन, रूप मतलब सिम्टम या साइन। साइन किसे कहते हैं और सिम्टम किसे कहते हैं। साइन, चलो कौन बताएगा, बहुत ही आसान शब्दों में। देखो, सिम्टम क्या होते हैं, जो लक्षण रोगी डॉक्टर को बताता है, जो लक्षण रोगी डॉक्टर को बताता है। हाँ, जूही ने एकदम सही बताया है। जैसे मैं, मुझे जो है बुखार आ रहा है या मेरा पेट खराब, जो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मेरा जी मतला रहा है और फ्रेश नहीं हो रहा हूँ, भूख नहीं लग रही है, तो ये जो सिम्टम मैंने बताए डॉक्टर को जाके, तो वो क्या हुआ, सिम्टम हुआ। साइन क्या होते हैं, जो लक्षण डॉक्टर नोट करता है, डॉक्टर पता लगाता है, जो लक्षण डॉक्टर पता लगा। जैसे मैंने पूछा, अच्छा ठीक है भाई, भूख नहीं लग रही है, पेट में गैस ज्यादा बन रही है, तो डॉक्टर जो लक्षण पता लगा लेता है वो साइन होते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा रोजविंग साइन, ये तो आप लोगों ने नहीं सुना होगा। आसान आसान से साइन होते हैं, जैसे पेट में अगर किसी के पानी भर जाए, पेट में अगर पानी या एसाइटिस हो जाए, तो उस कंडीशन में जो उसकी अम्बलाइकस होता है, नाभि होती है, वो बाहर की तरफ आ जाती है। जब पेट में पानी भरता है तो नाभि जब बाहर की तरफ आती है तो वो एक साइन होता है कि इसके पेट में पानी है, इसीलिए नाभि बाहर की तरफ आ गई है। तो ये डॉक्टर ऑब्जर्व करेगा, है ना। तो जो लक्षण डॉक्टर पता लगाता है वो साइन है, जो रोगी बताता है वो सिम्टम कहलाते हैं। उपसय क्या होता है, उपसय मतलब जो
व्याधि के लिए अच्छा हो, व्याधि के लिए अच्छा हो। जैसे किसी का पेट खराब है, तो पेट खराब है तो उसको हम पूड़ी कचौड़ी थोड़े देंगे, पूड़ी कचौड़ी अनुपचय हो जाएगा। उसे हम क्या देंगे, जिसका पेट खराब है तो उसको हम हल्का दलिया दे देंगे या चावल की खिचड़ी हल्की से दे देंगे पानी जैसे बना के, तो वो उस व्याधि के लिए उपसय। संप्राप्ति का मतलब होता है पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस इसको आयुर्वेद में कहते हैं रोग जनन व्यापार। रोग जनन मतलब पैदा होना, व्यापार मतलब किस प्रकार से एक रोग पैदा होता है, उसे संप्राप्ति। जैसे मच्छर काटा, किसी को मलेरिया का मच्छर काट लिया, तो क्या मच्छर काटते ही उसे बुखार आ जाता है? क्यों बच्चों, बताओ आप लोग, क्यों बच्चों? अगर किसी को मच्छर काट ले तो क्या बुखार आ जाता है? नहीं आता है। तो कब आता है? आज मच्छर काटेगा तो उसके अंदर मच्छर प्लाज्मोडियम जो होगा, प्लाज्मोडियम मलेरी उसके अंदर आएगा और वो ब्लड में आएगा, फिर लीवर में जाएगा, लीवर में अपनी संख्या को बढ़ाएगा। लीवर में जब अपनी संख्या को बढ़ाएगा, फिर लीवर से ब्लड में आएगा, फिर आरबीसी के ऊपर अटैक करेगा, आरबीसी के हीमोग्लोबिन खा लेगा, फिर उसके बाद में जब आरबीसी फट जाती है तो उसके जो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं उसके कारण से उसको बुखार आता है। और ये जो साइकिल चलती है इसमें 2 दिन का समय लगता है। जैसे आज बुखार आया मलेरिया वाले मरीज को, तो आज बुखार आया फिर उसको कल बुखार नहीं आएगा, क्योंकि नई साइकिल जो अंदर चल रही है उसमें तीसरे दिन बुखार आएगा। तो यही कहलाता है पैथोजेनेसिस। मच्छर ने काटा और मच्छर काटने से लेके पहला सिम्टम उस पे आने तक का जो समय होता है वही संप्राप्ति कहलाती है, जिसको हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। तो ये आयुर्वेद में निदान पंचक के नाम से वर्णन है। हाँ, ये इंक्यूबेशन पीरियड से ही कह रहे हो, आंसू सही बता रहे हैं। इंक्यूबेशन पीरियड भी यही होता है। इंक्यूबेशन पीरियड में ही पैथोजेनेसिस चलती रहती है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, प्रकृति। प्रकृति की डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत ने प्रकृति की जो डिफिनीशन बताई है, प्रकृति होता क्या है और ये बनती कैसे है। प्रकृति निर्माण। तो ये श्लोक ही बहुत इंपॉर्टेंट है सुश्रुत का। शुक्र शोणित संयोगे शुक्र शोणित संयोगे यो भवेत दोष उत्कटा प्रकृति जायते तेन तस्या ये लक्षणम श्रृणु। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये एग्जाम में जब भी प्रकृति आ सकता है, रिटन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति क्या होती है? प्रकृति शुक्र और शोणित का संयोग। शुक्र यानी कि इसको आयुर्वेद में अगर हम स्पर्म माने, शोणित शोणित को हम ओवा माने,
तो स्पर्म और ओवर का जब संयोग होता है तो बनता क्या है, आयुर्वेद में इसे हम गर्भ कहते हैं और मॉडर्न में इसे हम जाइगोट कहते हैं। तो जब शुक्र और शोणित का संयोग आपस में मिलते हैं तो भवेत दोष उत्कटा, उत्कटा मतलब बढ़ा हुआ, और भवेत मतलब उस समय, उस बढ़ा हुआ होता है। फिर आगे क्या लिखा है, प्रकृति जायते तेन तस्य, उसी के, उसी बढ़े हुए दोष के अनुसार बनती है। तो यहाँ पर शुक्र और शोणित जब आपस में मिलते हैं तो गर्भ बनता है, और इस गर्भ में, गर्भ बनते समय जो दोष बढ़ा हो उसी से प्रकृति का निर्माण होता है। जैसे अगर शुक्र और शोणित के संयोग समय जो गर्भ बना है, अगर इस समय बाई चांस वात दोष बढ़ा हो तो उसकी जो प्रकृति होगी वो वातज होगी, उसकी प्रकृति कैसी होगी, वातज होगी। तो प्रकृति निर्माण क्या है, शुक्र और शोणित के संयोग के समय जो दोष बढ़ा होता है उसे हम प्रकृति कहते हैं। एक तरीके से ये जेनेटिक लेवल की यहाँ पर बात हो रही है, जीन्स की, कि आपका जेनेटिक कंपोजिशन क्या है। प्रकृति के भेद देखें, प्रकृति के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक प्रकृति और दूसरी होती है मानसिक प्रकृति। शारीरिक प्रकृति और मानसिक प्रकृति। मानसिक प्रकृतियां तीन गुण हम लोगों ने पढ़े थे, सात्विक गुण, तो उससे बनती है सात्विक प्रकृति, और दूसरी होती है राजस गुण, तो उससे बनती है राजस प्रकृति, और तीसरी होती है तामस, तो उससे बनती है तामस प्रकृति। ठीक है, ये तीन प्रकार की हो गई। और इस जो तीन प्रकार है, इसमें सात्विक प्रकृति होती है 7, राजस प्रकृति होती है 6, और तामस प्रकृति होती है 3। ठीक है, तो टोटल काउंट करेंगे तो मानसिक प्रकृति के भेद कितने हो जाते हैं, 16 भेद हो जाते हैं। तो इसको विशेष रूप से याद रखेंगे कि मानसिक प्रकृति के कितने भेद होते हैं, 16 भेद होते हैं। सभी आचार्यों ने बताया, बस ब्रैकेट में चुपके से एक पॉइंट लिख लेंगे कि काश्यप ने 18 बताई। ठीक है, ये पॉइंट भी मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं देह प्रकृतियों की, या शारीरिक जो प्रकृति है। तो देखिए, शारीरिक प्रकृति 7 भी होती हैं, 4 भी होती हैं, शारीरिक प्रकृतियां 7 भी होती हैं, 4 भी होती हैं। लेकिन आप 7 शारीरिक प्रकृतियां देखें तो इसमें वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, पित्त कफज, वात कफज,
और एक होती है सम प्रकृति। इसमें सम प्रकृति जो होती है वो श्रेष्ठ होती है, और बाकी जो वाताजी प्रकृति होती है वो अच्छी नहीं होती। वात प्रकृति को हीन माना गया है, पित्तज प्रकृति को मध्यम माना गया है, कफज प्रकृति को उत्तम माना गया है, और जो ये द्विदोष प्रकृतियां हैं ये निंदनीय माना गया है, निंदित। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनेगा जरूर। वातज प्रकृति हीन, पित्तज मध्यम, उत्तम कफज, और वात पित्त और पित्त कफ और वात कफज वाली जो द्विदोष से बनी है ये निंदित है, और सम प्रकृति जिसमें सभी दोष समान होते हैं वो श्रेष्ठ होती है। जबकि एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य चरक ने कहा वात आदि जो प्रकृति होती है सदा आतुर होती है। सदा आतुर मतलब हमेशा बीमार रहते हैं। हमेशा बीमार रहते हैं। यहीं पर ब्रैकेट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार सदा आतुर। चार लोग जो हमेशा बीमार रहते हैं कौन कौन से? विद्यार्थी, सहपणजीवी, सहपणजीवी मतलब व्यापारी, वैश्या, और राज्य सेवक। राज्य सेवक मतलब सरकारी नौकरी वाला। ये भी चरक ने चार सदातुर बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। विद्यार्थी, सहपणजीवी, वैश्या और राज सेवक, ये हमेशा चार बीमार रहते हैं। क्यों बीमार रहते हैं? क्योंकि ये चारों लोग अधारणी वेगों का धारण, अधारणी वेग धारण एवं अकाल में भोजन, अधारणी वेगों का धारण करते हैं और अकाल में भोजन करते हैं, इसीलिए ये चार लोग बीमार रहते हैं। जैसे विद्यार्थी है, क्लास चल रही है, अब क्लास चल रही है उसको टॉयलेट आ जाए तो वो क्या सोचेगा, यार क्लास खत्म हो जाए तभी मैं टॉयलेट जाऊं। और मूत्र का जो वेग है ये अधारणी वेग है, इसको रोकना नहीं चाहिए। ऐसे ही व्यापारी, अब पता लगे गल्ले पे बैठा है, सुबह का समय है, खूब दुकान चल रही है, ग्राहक आए जा रहे हैं, तो वो सोचे 10 मिनट में ग्राहक दूसरी दुकान पे चला जाएगा, तो वो भी क्या सोचता है कि चलो 1 घंटे बाद चले जाएंगे तब तक भीड़ खत्म हो जाएगी, तो वो भी इसलिए बीमार होता है। वैश्या भी वैसे ही होती है। और राज सेवक, सरकारी नौकरी, अगर कोई मीटिंग चल रही है, मुख्यमंत्री जी मीटिंग ले रहे हैं, तो किसी के मजाल थोड़े ना बीच में उठ के पोटी चला जाए। वो भी ये लोग अधारणी वेग, या खाना खाने थोड़े चले जाएंगे, भूख लगी तो लोग खा ले जाके। तो ये लोग अधारणी वेग और अकाल में भोजन करते हैं, इसीलिए ये लोग बीमार रहते हैं। चलो बस आज इतना पढ़ाएंगे, आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम है। कल हम लोग इसके एक लक्षणों की बात करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा।